नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा के साथ वार्ता करेंगी। हमास प्रमुख याह्या सिनवार दक्षिणी गजा में इजरायली हमले में मारा गया। और क्रिकेट में महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर चर्चा हुई और एनडीए के 17 मुख्यमंत्रियों तथा 18 उप मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये गैर कांग्रेसी सरकार की पहली बैठक थी जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच एनडीए और इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर गहन विचार विमर्श का दौर जारी है। भाजपा इस बार जनता दल यूनाइटेड, आजसू पार्टी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के घटक दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। उधर महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए मुंबई में आयकर विभाग ने 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। ये कक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए खर्चों की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में प्रयुक्त नकदी और कीमती सामान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। आयकर विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। लोग इन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। 1800-221510 व्हाट्सएप नंबर है। 8976176276 और 8976176776। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसमऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। इन 9 सीटों में से सीसमऊ को छोड़कर 8 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं। सीसमऊ में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। अब अग्रिम रेल टिकट 2 महीने पहले लिए जा सकेंगे। ये बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी।
ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर कहा कि ये पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है। मेटा की ये पहल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मलावी में हैं। हमारी संवाददाता मयूषा ने बताया है कि राष्ट्रपति मुर्मू आज मलावी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के राष्ट्रपति लासरस चिग्वेरे के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर आज प्रतिनिधि मंडल बैठकें भी होंगी। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और मुसोलियम का भी दौरा करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति ने कल शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से अच्छे काम जारी रखने और विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया। भारत के बाहर रह रहे हमारे देशवासियों का कल्याण करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम भारतीयों की चिंताओं को दूर करने और उनकी सुरक्षा, कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्व में अपने पार्टनर्स के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरीटा कल 2 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया जाएंगे। वे राजधानी जकार्ता में रविवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उपराष्ट्रपति जिब्रान राका बुमिंग राका के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारत और इंडोनेशिया इस वर्ष पूर्वी एशियाई देशों को प्राथमिकता देने की भारत की नीति एक्ट ईस्ट के 1 दशक पूरा होने के साथ ही राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में श्री मार्गरीटा की भागीदारी से भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के प्रति भारत के संकल्प का पता चलता है। भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है। यह पहला मौका है जब भारत मॉरिशस को यह ऋण अपनी मुद्रा रुपए में दे रहा है। यह ऋण मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने के लिए दिया जा रहा है। यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिन को औपचारिक रूप से इसकी पेशकश की, जिसे मॉरिशस सरकार ने स्वीकार कर लिया। हमास प्रमुख याह्या सिनवार मारा गया है। इजरायली सुरक्षा बलों के साथ दक्षिणी गजा के रफा में हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। घटनास्थल की एक तस्वीर में सिनवार को एक इमारत के मलबे में मृत दिखाया गया है। हालांकि हमास ने अभी तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। इस इमारत पर गोले दागे गए थे। सिनवार को पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। सिनवार हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख था और वो इस्माइल हानिये का उत्तराधिकारी भी था। हानिये को इस वर्ष जुलाई में तेहरान में मार गिराया गया था। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सिनवार की मौत के बाद अमेरिका गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास तेज करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के प्रयास तेज करने पर सहमत हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम समेत 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसमें 2 अन्य आरोपियों शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर के नाम शामिल हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुंबई पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा की टीमों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया के राजकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म तथा हत्या मामले के बाद महिला कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस तरह की पहल करने वाला यह राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है। दतिया के सरकारी अस्पताल में पिंक अलार्म सिस्टम लगाने का नवाचार जिला कलेक्टर संदीप माकिन ने किया है। इस अलार्म को दबाने पर सायरन बजता है और 5 मिनट के भीतर ही सुरक्षाकर्मी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर केसी राठौर ने बताया कि प्रसूति वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और न्यू ओपीडी ब्लॉक की 3 मंजिलों पर स्टाफ ड्यूटी रूम में ये पिंक अलार्म लगाए गए हैं। खास बात यह है कि यह राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ महिला सुरक्षा के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी आज कर्नाटक के मांड्या में एक बड़े रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में 150 नियोक्ता शामिल होंगे जो आयोजन स्थल पर ही आवेदकों को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। इस मेले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मेकॉन और जिंदल इस्पात शामिल हैं। अभिनेता देवराज रॉय का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। देवराज रॉय बांग्ला सिनेमा और दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। उन्होंने वर्ष 1970 में सत्यजीत रे के फिल्म प्रतिद्वंद्वी से अपने फिल्मी सफर को शुरू किया था। मृणाल सेन की कलकत्ता 71 उनकी एक अन्य चर्चित फिल्म रही है। देवराज रॉय ने तरुण मजूमदार, विभूति लाहा और तपन सिन्हा जैसे जाने माने निर्देशकों के साथ काम किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 134 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने जीत का लक्ष्य 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नाबाद 74 रन बनाने वाले एनिक बॉश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज शारजाह में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इधर बेंगलुरु में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 180 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय रचिन रविंद्र 22 रन और डेरिल मिचेल 14 रन बनाकर क्रीज पर थे। डेवन कॉनवे ने 91 रन बनाए। न्यूजीलैंड इस समय भारत से पहली पारी के आधार पर 134 रन से आगे है। उधर भारत के अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज मास्टर्स कप जीत लिया है। लंदन में फाइनल में कल अर्जुन ने मैक्सिम वाचे लाग्रेव को शिकस्त दी। 2 बाजी ड्रॉ खेलने के बाद अर्जुन ने टाई ब्रेकर में काले मोहरों से जीत हासिल की। 16 खिलाड़ियों के इस नॉकआउट टूर्नामेंट को जीतकर अर्जुन अब फिडे सर्किट में शीर्ष पर हैं। उधर नेपाल के काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कल पाकिस्तान को 5-2 से हरा दिया। 5 बार का चैंपियन भारत हाफ टाइम तक 4-1 से आगे था। भारत का अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा। फाइनल 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और गुजरात में कुछ स्थानों पर अगले 2 से 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में अगले 5 दिन तक मध्यम बारिश होने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नईम अख्तर। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान और जनसत्ता ने नागरिकता कानून की धारा 6A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देते हुए लिखा है, असम में अप्रवासी कानून वैध। वहीं राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, भाईचारे का उल्लंघन नहीं करती है धारा 6A, पूरी तरह संवैधानिक। पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा और राजस्थान पत्रिका के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नाम की सिफारिश की। हरिभूमि की सुर्खी है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग मामले पर भारत की कनाडा को खरी खरी। देशबंधु ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ये बयान दिया है, अपराधियों को शरण देता है कनाडा। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा में नायब सरकार के गठन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अनुभव और जोश का भंडार, हरियाणा में नायब सरकार। दैनिक भास्कर के अनुसार 13 मंत्री बने, सभी करोड़पति, 5 OBC और 2 महिलाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा के साथ वार्ता करेंगी। हमास प्रमुख याहया सिनवार दक्षिणी गजा में इजरायली हमले में मारा गया। और क्रिकेट में महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।